पिछले एपिसोड में हमने सुना कि शिवाजी राजे ने कैसे शाइस्ता खान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए उंबरखिंड जाने का फैसला किया। अब आगे। शिवाजी के लिए ये कूच बहुत ही अहम थी, क्योंकि पूना हासिल करने के बाद औरंगजेब ने पूना के उस क्षेत्र से मराठाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। मकसद की पहली शानदार कामयाबी से उत्साहित होकर और जीत के पैगाम को पूर्ण रूप से लहराने के लिए शाइस्ता खान ने कहर तलब खान और राय बाघिन को इस मकसद में शरीक होने का हुक्म दिया। कहर तलब खान औरंगजेब का काबिले एतबार सैनिक था और आश्चर्य की बात यह थी कि वो शिवाजी राजे के पिता शाहजी राजे का पुराना दोस्त भी था। वहीं राय बाघिन को बंगाल की शेरनी कहा जाता था। शाइस्ता खान ने जंग को रणनीति में तब्दील किया और कहर तलब खान और राय बाघिन ने रायगढ़ किला फतेह करने के लिए तैयारियां कर लीं, पर उससे पहले उन्हें कोंकण के मैदानी इलाकों पर अपना कब्जा जमाना था। उन्होंने अपने तरीके से 20,000 सैनिकों का सैलाब सजाया और परचम लहरा दिया। कोंकण के मैदानी इलाकों की जीत मुगलिया रुतबे में काफी इजाफा कर सकती थी। शिवाजी ये सब जानते थे। उनके भरोसेमंद खबरी बहरजी नायक ने उन्हें मुगलों के हर कदम के लिए उन्हें इत्तला कर रखा था। शिवाजी अपनी 1,000 मराठाओं की फौज के साथ आगे बढ़ रहे थे। सभी सिपाही सहमे हुए थे, क्योंकि उन्हें 20,000 मुगलिया सिपाहियों का सामना करना होगा। लेकिन शिवाजी इस बात को लेकर जरा भी हिचक में नहीं थे। वे जानते थे कि जंग में सबसे खतरनाक होता है अपने दुश्मन को कम आंकना। व्यूह रचना चाहे जितनी ज़हीन हो, पर अगर दुश्मन के दिमाग को खुद से कम समझा जाए तो पतन निश्चित होता है। शिवाजी खुश थे, क्योंकि इसी विचार को आत्मसात कर कहर तलब खान और राय बाघिन उन्हें मात देने के लिए आ रहे थे। उन्हें ये भ्रम था कि 3 बड़ी शिकस्तों के बाद शिवाजी राजे कमजोर पड़ चुके हैं, पर यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। शिवाजी के जोश और चेहरे से ना हटने वाली उनकी मुस्कान को देखकर तान्हाजी और माणकोजी चकित थे। तान्हाजी से रहा ना गया और उन्होंने शिवाजी से पूछ लिया, राजे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? शिवाजी ने अपनी मुस्कान को उजागर करते हुए कहा, कहर तलब खान की हार को देखकर। तान्हाजी ने मारकोजी की ओर देखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी क्या बात है उंबरखिंड में कि शिवाजी बेझिझक आगे बढ़ रहे हैं। तान्हाजी ने कहा, माफ करना राजे, पर आपको नहीं लगता कि 20,000 के दल के सामने हम 1,000 कुछ कम है? युद्ध अक्सर सैनिकों की गिनती से जीते जाते हैं। बड़ी से बड़ी रणनीति भी इसी गिनती पर टिकी होती है। शिवाजी ने तान्हाजी का सवाल तुरंत भांप लिया और उन्हें बीच में रोककर बोले, कोई भी जंग सिर्फ रणनीति से नहीं, दिमागी खेल से भी जीती जाती है। आपको लगता है तान्हाजी कि कहर तलब खान को यह पता होगा कि हम सिर्फ 1,000 हैं? तान्हाजी ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ। शिवाजी ने फिर पूछा, आपको लगता है कि दुश्मन के सामने हम मात खा सकते हैं? तान्हाजी से यह जवाब ना दिया जा सका। उन्होंने चुप्पी बनाए रखी और फिक्रमंद होकर सिर्फ बहरजी की ओर देखा। शिवाजी ने अब उनकी उलझन को सुलझाते हुए कहा, जिस सवाल का जवाब देने से भी तुम कतरा रहे हो, उस सवाल का जवाब मैं कब से जानकर बैठा हूं। इस वक्त कहर तलब खान को ये लग रहा होगा कि हम कमजोर हैं, और मैं भी यही चाहता हूं।
पूरा दल एक दूसरे के चेहरे देखने लगा। शिवाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, मैं अंत तक कहर तलब खान को ये एहसास देना चाहता हूं कि मुगल जीत रहे हैं। बस ऐन मौके पर मैं कहर तलब खान की उस ख्याली जीत को अपनी असली जीत में तब्दील कर दूंगा। शिवाजी चाहते थे कि राय बाघिन और कहर तलब खान अपनी सेना लेकर उसी रास्ते से उन पर हमला करे जहां से मुगली सेना को एक अच्छा अवसर मिल सके। पर मुगलों को इस अच्छे अवसर से पहले एक बुरे मंजर से गुजरना था, और वो बुरा मंजर था उम्बरखिंड। शिवाजी एक ऐसे युद्ध कौशल के साथ तैयार थे जो उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था। वो कौशल था गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध एक सचोट रणनीति थी जिसे भांपना किसी भी सेना अध्यक्ष के लिए कठिन था। जहां 10-10 हजार सैनिकों की फौज के साथ कुछ रियासतें जंग में इतराती थीं, वहीं सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ शिवाजी बड़े बड़े किलों को भेदने में माहिर थे। शिवाजी इसी के भरोसे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने साथ उन तेज और चपल गुरिल्ला सिपाहियों का भी एक गुट रखा था जो सतर्कता के साथ आगे बढ़ते थे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसे धर्म की स्थापना के लिए उपयोग में आना हो, और शिवाजी अपनी सेना के साथ कहर तलब खान से काफी पहले उम्बरखिंड पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत अपने गुरिल्ला सिपाहियों को तय जगहों पर तैनात कर दिया। शिवाजी और पूरी सेना ने कुछ ही पलों में ये जान लिया कि इस जंगल की ताकत इसकी झाड़ियों में है। उन्हें झाड़ियों में छिपकर रणनीति को अंजाम देना होगा। शिवाजी ने तान्हाजी, माणकूजी और सभी सिपाहियों को आदेश दिया, इस जंगल में आने और जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। हमें प्रस्थान द्वार को बंद करना है ताकि कोई भी भागकर दूसरी ओर ना निकल जाए। सबने देखा कि प्रस्थान द्वार काफी छोटा था और किसी बड़ी सेना को वहां से एक साथ निकालना कतई मुमकिन नहीं था। वहां से निकलने के लिए मुश्किल से 2 कतारों में सेना पहुंचाई जा सकती है। मराठा सिपाही खुश हो गए क्योंकि इसके आगे कहर तलब खान का जाना मुश्किल था। शिवाजी ने आगे की रणनीति समझाते हुए कहा, सब अपने अपने बाणों को तेज कर लो। हमारे पास 20,000 बाण तो हैं नहीं, और सच बताऊं तो हमें उतने बाणों की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास जितने बाण हैं वही दुश्मन को रोकने के लिए काफी हैं। चारों ओर फैल जाओ, इन झाड़ियों को अपना लिबास बना लो और अपनी गति भी इन पेड़ों की तरह कर दो स्थिर। दुश्मन किसी भी वक्त यहां पहुंच सकता है। शिवाजी के एक आदेश से पूरी मराठा सेना अपने अपने स्थान पर तैनात हो गई और मुगल सेना का इंतजार करने लगी। कुछ घंटों बाद सेना को घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। सब चौकन्ने हो गए। कहर तलब खान और राय बाघिन आगे का नजारा देखकर सतर्क हो गए। कहर तलब खान ने राय बाघिन से पूछा, इस रास्ते पर इतना घना जंगल, हम सही दिशा में तो हैं? राय बाघिन जवाब न दे पाई। उसने भी ये जंगल पहली बार देखा था। तभी उनका खबरी बोला, खान साहब, इस जंगल को सालों से कोई नहीं जानता है। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है। सिर्फ मराठा ही हैं जो इस जगह को पहचानते हैं। हमारी खबर के मुताबिक ये जंगल केवल एक कहानी थी। कहर तलब खान ने अपनी सेना वहीं रुकवा दी। मराठा अब सतर्क हो गए थे। उन्होंने देखा कि मुगल आगे नहीं आ रहे हैं। शिवाजी के साथ खड़े सिपाही ने उनसे पूछा, ये रुक क्यों गए राजे? कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया?
शिवाजी के पास भी इस बात का जवाब ना था। वो भी बस निरीक्षण कर रहे थे। तभी 4 मुगल सिपाही जंगल के भीतर आए और आसपास नजर दौड़ाई। मराठाओं ने उन्हें देखते ही अपनी जगह और मजबूत कर ली। उन 4 मुगल सिपाहियों ने कुछ देर मुआयना किया और फिर वापस लौट गए। वापस जाकर उन्होंने कहर तलब खान को जानकारी दी। खान साहब, लगता है जंगल सालों से सूना पड़ा है, अंदर एक पत्ते के हिलने की भी आवाज नहीं है। कहर तलब खान आश्वासित हुआ और उसने सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मुगल आगे बढ़े। मराठा खुश हो गए। उन्हें आते देख शिवाजी ने अपने आप से कहा, मौत के मुंह में आते हुए कुछ लाचार जीव, अफसोस। राय बाघिन को जंगल देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने कहर तलब खान से कहा, ये जंगल किसी के भी नजर में ना आया हो, ये कैसे मुमकिन है? कोई तो होगा जो यहां आया होगा। जैसे ही राय बाघिन और कहर तलब खान की सेना उम्बरखिंड के घने जंगलों के भीतर पहुंची, मराठा सैनिकों ने जोरों से अजीबो गरीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया। मुगल सेना लड़खड़ा गई। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं और इन आवाजों का मालिक कौन है। उन्हें दिखता भी कैसे? उम्बरखिंड के जंगलों ने मुगल सेना को अंधा कर दिया था। वहां की झाड़ियां उन्हें एक हद के पार देखने से रोक रही थीं और मुगल सेना उसी हद को पार कर अनजान खतरे से निपटने के लिए तलवार निकाले खड़ी खड़ी घबरा रही थी, जैसे कि सर्कस का शेर। 20,000 सैनिकों का एक ही सांस में संतुलन बिगड़ गया। राय बाघिन और कहर तलब खान ये समझ ही नहीं पाए कि आगे बढ़ें या पीछे हटें। शिवाजी की रणनीति ने मुगल सेना को जैसे बिना रस्सी के जकड़ के रखा था। मराठाओं को सब दिख रहा था, क्योंकि वे उम्बरखिंड के जंगलों को पहचान चुके थे। मराठा सैनिक शिवाजी के इशारे का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही शिवाजी को पता लगा कि अब मुगल सेना पूरी तरह से डर चुकी है और वे घबराहट में कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं, उन्होंने मुगल सेना को एक एक कर बाणों से बींधना शुरू कर दिया। कतार दर कतार मुगल सिपाही मरने लगे। बाण चारों ओर से आ रहे थे। कहर तलब खान बौखला गया। उसने आवेग में आकर कहा, वापस हमला करो। कुछ सैनिकों ने जिस दिशा से बाण आ रहे थे उस दिशा में अंदाजा लगाकर तीर चलाए, पर कोई फायदा ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मुगल सेना कम होती जा रही थी। राय बाघिन ने कहर तलब खान से कहा, मुझे लगता है ये गुरिल्ला युद्ध नीति ही है। इसमें बहुत कम सेनापतियों ने अपना कौशल दिखाया है। इन झाड़ियों के पीछे शिवाजी की सेना है। हमें तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वरना हमारी मौत भी आज ही तय है। मुगल सेना का सेनापति कहर तलब खान मानसिक तौर पर हार गया था। कहर तलब खान ने शांति का बिगुल बजवाया और शिवाजी ने अपनी सेना को आक्रमण से रोक दिया। अचानक से बाणों की वर्षा बंद हो गई। राय बाघिन ने राहत की सांस ली। राय बाघिन ने मुगल सेना को अपने हथियार नीचे डाल देने को कहा। तभी तान्हाजी और 5 सिपाही धनुष बाण से निशाना साधे हुए बाहर आए। राय बाघिन ने तान्हाजी को देखकर कहर तलब खान को इशारे से कहा, हमें सुलह कर लेनी चाहिए। कहर तलब खान को यह जरा भी मंजूर ना था, पर आगे जाने का रास्ता बंद था और पीछे भी अब मराठाओं ने रास्ता रोक रखा था। तो कहर तलब खान के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा ना था। उसने ना चाहते हुए भी सुलह के लिए हामी भर दी। उन्होंने तुरंत बड़ी मुश्किल से शिवाजी के पास अपना दूत भेजा और सुलह की गुहार लगाई। उनका सिपाही शिवाजी के पास पहुंचा। सिपाही ने कहा, कहर तलब खान की गुहार है कि उन्हें बख्श दिया जाए
और जितने भी मुगल सैनिक जिंदा बचे हैं उन्हें वापस जाने दिया जाए। इधर राय बाघिन और कहर तलब खान चिंतित थे। राय बाघिन ने पूछा, क्या शिवाजी हमारी गुहार पर मोहर लगाएगा? कहर तलब खान ने कहा, नहीं पता। हमने अपनी रणनीति में गुस्ताखी कर दी। इस जंगल का इल्म ही ना था हमें। अगर होता तो ये मंजर ना देखना पड़ता। शिवाजी को पता था कि कोंकण के लिए यही रास्ता सही है। काश हमने जल्दबाजी ना की होती। राय बाघिन को कहर तलब खान की बात सच लगी, पर अब क्या हो सकता था? उसके पास शिवाजी की रहमदिली के अलावा कोई और रास्ता ना था। वे मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि उनका सिपाही जल्द से जल्द खुशखबरी लेकर आए तो वापस जाकर कहर तलब खान एक नई रणनीति के साथ शिवाजी से बदला ले सके। पर यह सब तभी मुमकिन था जब शिवाजी उनकी बात मानते। शिवाजी ने उस सिपाही की बात ठीक से सुनी। तानाजी ने कहा, इन्हें बंदी बना लेना चाहिए। अगर मुगलों को आज वापस भेज दिया तो वो 3 गुना बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर देंगे। तानाजी को लगता था मुगल अमन की भाषा नहीं समझते, तो उनसे अमन की भाषा से बात नहीं करनी चाहिए। सबने शिवाजी को मुगलों को यहीं खत्म कर देने की हिदायत दी। शिवाजी सिर्फ सुन रहे थे, उन्होंने कोई फैसला ना सुनाया। इस तरफ राय बाघिन और कहर तलब खान की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। राय बाघिन ने पूछा, इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या हो रहा है वहां? सिपाहियों ने जवाब दिया, पता नहीं, कोई आवाज या आहट भी नहीं आ रही। राय बाघिन और कहर तलब खान के लिए इंतजार का इम्तिहान हो चला था। बीच जंगल में शिवाजी से घिरे होने पर उन्हें केवल इस बात का इंतजार था कि क्या शिवाजी राजे उनके अमन के पैगाम को स्वीकार करेंगे। राजा शिवछत्रपति महाराज की। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कहर तलब खान अपनी सेना के साथ बुरी तरह मराठा सैनिकों से घिर चुका है। मराठा सैनिकों ने मुगलों को उम्बरखिंड के जंगलों में ही जकड़ कर रख लिया है और अब मुगलों के पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आगे काफी देर हो गई, पर जिस मुगल दूत को कहर तलब खान ने भेजा था वो अभी तक वापस नहीं आया। कहर तलब खान और राय बाघिन को अब चिंता होने लगी थी कि आखिर हो क्या रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है। कहर तलब खान ने राय बाघिन से पूछा, कहीं हमारे सिपाही को मार दिया गया तो क्या होगा? राय बाघिन ने इस बात को सरासर नकारते हुए कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। शिवाजी निहत्तों पर वार नहीं करते, वो जंग के उसूलों का सख्ती से पालन करते हैं और वो ठहरे वीर मराठा। अपने अभिमान के लिए वो इतनी कायरता भरी गलती कभी नहीं करेंगे। कहर तलब खान ने एक पल राय बाघिन की ओर देखा और बोले, तुमने शिवाजी के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर रखी है। राय बाघिन ने तुरंत जवाब दिया, चाहे कुछ भी कह लो, पर शिवाजी का अस्तित्व उसके हर दुश्मन के लिए आजीवन खतरा रहेगा। वो कूटनीति और शस्त्र नीति दोनों में माहिर है, पर साथ में वो सही के साथ सही और गलत के साथ भी सही करना जानते हैं। इसलिए पूरे मराठा साम्राज्य में उनका दरवाजा आसमानी चादर ओढ़े रहता है। कहर तलब खान के पास इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं थी, क्योंकि मन ही मन वो जानता था कि राय बाघिन सच बोल रही है। इस तरफ शिवाजी के साथ उस मुगल सिपाही की बातचीत हो रही थी। सिपाही शिवाजी को रिझाने में लगा हुआ था।
ताकि कैसे भी करके वो शिवाजी से रहमदिली का इनाम ले ले और अपने साथ अपनी पूरी सेना की जान को सलामती के साथ वापस ले जा सके। सिपाही ने शिवाजी को जो पैगाम सुनाया था वो शिवाजी को अधूरा सा लगा। शिवाजी ने कहा, तुम जो जान की भीख मांग रहे हो, पर तुम्हारी बोली मुझे तुम्हारे नहीं तुम्हारे सेनापति कहर तलब खान का पैगाम सुनना है। उसने क्या कहा है वो सुनाओ। सिपाही की जैसे चोरी पकड़ी गई हो। उसे लगा कि सिर्फ जान की बात अपनी तरफ से करके शिवाजी से जान की भीख मांग लूंगा और शिवाजी एक सच्चे सेनापति होने की वजह से उसकी जान बख्श देंगे। पर शिवाजी की बुद्धिमत्ता का कोई सानी ना था। ये बात सिपाही को पता चल गई। उसने अब बिना कुछ छुपाए सब सच कह दिया। सिपाही ने कहा, खान साहब को अपनी गलती का एहसास है और अफसोस भी। वो चाहते हैं कि आप उनकी इस गुस्ताखी की माफी दें। उनकी सेना और उनके साथ मरे सैनिकों की लाशें भी ले जाने की इजाजत दें ताकि उन्हें दफनाया जा सके। सिपाही आगे कहने वाला था, लेकिन उसे जरा सी खराश आ गई। वो रुक गया। शिवाजी ने आगे सुनने की चेष्टा की और कहा, आगे बोलो, पूरा पैगाम सुनाओ। सिपाही ने पैगाम जारी रखा। सिपाही बोला, कहर तलब खान का ये भी कहना है कि चूंकि वो आपके पिताजी के पुराने दोस्त हैं, इस नाते उनका आपसे मोहब्बती रिश्ता है। कम से कम इसी वजह से उन्हें और उनके सैनिकों को जाने दिया जाए। शिवाजी की हंसी छूट गई। शिवाजी को हंसते देख बाकी लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। माहौल की जैसे नमी उड़ गई। इस हंसी की आवाज भयानक तौर से जंगल में गूंज उठी। अगल बगल अभी भी छिपकर बैठे मराठाओं ने भी हंस दिया। अचानक से आ रही हंसी की धीमी आवाजें सुनकर राय बाघिन और कहर तलब खान चकित हो गए। कहर तलब खान ने कहा, अरे ये हंसने की आवाजें कैसी? वहां आखिर हो क्या रहा है? राय बाघिन समझ गई। उसने शांति से जवाब दे दिया, शायद हमारे पैगाम का मजाक बन रहा है। हम बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति में फंस चुके हैं खान। इधर खाई है तो उधर कुआं। बस खुदा अब हमें इस जंजाल से निकाले, यही दुआ है। कहर तलब खान का खून अब खौलने लगा। वो चाहता था कि अभी घोड़े से उतरकर खुली तलवार से शिवाजी की गर्दन उड़ा दे, पर दूसरे ही पल उसे ये ख्याल आया कि वो शिवाजी तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन शायद जिंदा नहीं। वो खून की घूंट पीकर रह गया। इधर शिवाजी ने अपनी हंसी पर संयम पाया और कहा, मोहब्बती रिश्ता? आप लोगों को रिश्ते हमेशा मौत देखकर ही क्यों याद आते हैं? और अगर रिश्तों से इतना ही प्रेम है तो फिर ये भी सोचो कि तुम्हारी ही तरह हमारे भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सानी हैं, परिवार है। उनका क्या? यहां आने से पहले तुम्हारे सेनापति ने उनके बारे में सोचा? कुछ दूरी पर खड़े माणकोजी ये सब सुन रहे थे। उनसे रहा नहीं गया। वो बोल पड़े, हमारे 3 जिले तुम लोगों ने हथिया लिए। ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम कोंकण भी इसी इरादे से जा रहे थे कि शिवाजी और स्वराज दोनों को जड़ से उखाड़ा जा सके। इन सब मंसूबों के साथ जी रहे हो और अब ये चाह रहे हो कि हम तुम्हारी जान बख्श दें। जान की भीख मांगने के लिए भी वीर होना पड़ता है, कायर नहीं। शिवाजी ने माणकोजी के दुख को समझा, पर साथ ही बिना आवेश में आए उस सिपाही से कहा, माणकोजी ने जो कहा वो सब सच है। ये सब जान लेने के बावजूद हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। दल में हलचल हो गई। सब शिवाजी के सामने फरियाद की नजर से देखने लगे। तानाजी से रहा ना गया। वो बोल उठे, माफ कीजिए राजे, पर आप शायद गलती कर रहे हैं। ये मुगल किसी भी तरह की रहमदिली के लायक नहीं। शिवाजी ने प्रति उत्तर दिया,
निहत्थे आए इंसान पर हम कभी वार नहीं करते तान्हा। तानाजी ने कहा, तो फिर इन्हें बंदी बनाकर राजगढ़ ले चलिए। वहां इन्हें बंदी बनाकर रखेंगे और शाइस्ता खान को संदेशा भेज देंगे कि अगर वो इन सब की जान की सलामती चाहता है तो अपने कदम पीछे खींच ले। माणको जी भी बोले, हाँ, इन्हें हमारी सारी रियासतें भी लौटानी होंगी। मेरी विनती है राजे, इन्हें दूसरा मौका ना दें। ये हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। शिवाजी राजे ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, मौके के तकाजे को मान देने के लिए मैं अपना ईमान भुला दूं, जंग के नियम भुला दूं? आने वाली पीढ़ी जब ये बात सुनेगी कि शिवाजी ने निहत्थे मुगल सैनिकों को चालाकी से मार गिराया, तो क्या हमारी पीढ़ियां स्वराज को मान की नजर से देखेंगी? क्या कोई स्वराज को बलिदान का रंग मान पाएगा? सब सहम गए। किसी के पास अब कोई जवाब ना था। शिवाजी ने कहा, एक वीर का प्रमाण उसके उसूलों से होता है। असली वीरता चालाकी से नहीं, हिम्मत से आती है, और हमने अभी इसकी शर्त कहाँ मानी है। शिवाजी ने यह कहकर सिपाही की ओर रुख किया और कहा, मैं तुम्हारी सेना और सेनापति को एक ही शर्त पर बरी कर सकता हूं। अगर तुम्हारे खान साहब अपनी पूरी सेना वापस अपनी सल्तनत ले जाएंगे, हमें ढेर सारी खंडनी, अपने हथियार देंगे और साथ ही कभी वापस ना आने का वादा करेंगे। जाओ और जाकर अपने सेनापति को इस बात की इत्तला दे दो। सिपाही ये सुनकर दंग रह गया। काफी वक्त के बाद सिपाही कहर तलब खान और राय बाघिन के पास आया और शिवाजी की शर्त को शब्द बा शब्द बयान कर दिया। कहर तलब खान के पास शिवाजी राजे की शर्त मानने के अलावा और कोई चारा ना था, पर राय बाघिन ने आखिर फैसले से पहले एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो सिपाही शिवाजी के पास वापस आया। इस बार वो अकेला ना था, साथ में एक और सिपाही था। वो सिपाही सामान्य सिपाहियों की नस्ल से कुछ अलग लग रहा था। शिवाजी उसे देखते ही मन ही मन कुछ बड़बड़ाए और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई, पर वे कुछ बोले नहीं। सिपाही ने आकर कहा, कहर तलब खान ने आपकी शर्त मान ली है, पर उन्होंने कहा है कि बदला ना लेने का फैसला वो नहीं ले सकते। उसके लिए उन्हें शाइस्ता खान और सुल्तान औरंगजेब की इजाजत लेनी होगी। शिवाजी ने इसकी वजह जाननी चाहिए, तो साथ आए दूसरे सिपाही ने बात को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, हम भी आप ही की तरह अपनी जमीन के रखवाले हैं। आपकी जिम्मेदारी अपनी मातृभूमि की तरफ है, तो हमारी जमीन भी हमारा ईमान है। मुगलों की तासीर है जंग और फतेह। भला अगर वही बंद हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? आज नहीं तो कल या आने वाली पीढ़ी हथियार उठाकर अपने पूर्वजों का बदला लेगी, और ये तो आप भी जानते हैं, ये फैसला सुल्तान के अलावा और कोई नहीं ले सकता। इसलिए आपसे विनती है कि इस शर्त को वापस ले लें। उस दूसरे सिपाही ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा। शिवाजी उसे एक पल देखते ही रहे। उस सिपाही ने अपने साथ लाए 2 बड़े बक्से खोले। उनमें चमकते हथियार थे। उस सिपाही ने उन हथियारों को दिखाते हुए कहा, हम आपको आपकी रहमदिली के बदले में हमारे सबसे कीमती और ताज़ा तरीन हथियार भेंट करते हैं। शिवाजी ने उन बक्सों में देखा तो सच में नए हथियार थे, जो कि जंग में शरीक कर दिए जाएं तो उन्हें चलाने वाले की ताकत दोगुनी हो सकती है। शिवाजी ने उन सिपाहियों की सारी बातें सुनने के बाद दूसरे सिपाही से पूछा, ये सब तो तुम अपने असली रूप रंग में भी कह सकते थे, भेष बदल कर आने की क्या जरूरत थी? वो सिपाही चौंक गया। मराठा दल में भी आश्चर्य हो उठा। वो सिपाही दरअसल राय बाघिन थी। राय बाघिन ने शिवाजी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं असली सिपाही नहीं, कोई बहरूपिया हूं? शिवाजी ने जवाब दिया, तुम्हारा गुदना भरा माथा और तुम्हारे हाथों को देखकर मैं समझ गया था कि तुम सामान्य मुगल सिपाही नहीं हो।
तुम जब चलकर आ रहे थे तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था, और ऐसा साहस आखिर तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। ऐसे ही थोड़ी तुम्हें बंगाल की शेरनी का खिताब दिया गया है। राय बाघिन शिवाजी को मान गई। उसने तुरंत ही शिवाजी राजे के सामने अपना शीश झुका दिया और कहा, गुस्ताखी माफ राजे, मुझे लगा कि एक स्त्री को सुलह के लिए आते देख आपको अच्छा नहीं लगेगा। शिवाजी ने कहा, हमारे यहाँ हमारी शक्ति ही देवी है। हमारी जिंदगी के सारे अहम फैसले वही देती हैं। तो आपने कैसे ये सोच लिया कि एक स्त्री होने के कारण हमें ये अच्छा नहीं लगेगा? हम तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें अपने दर्शन दिए। आखिर बंगाल की शेरनी से हम रूबरू हो गए। तुमने जो किया है उसके लिए साहस चाहिए, और मैं तुम्हारे इस साहस को नमन करता हूँ। जाइए, कहर तलब खान से कहिए कि वो सारी सेना को वापस ले जाए। हमें खंडनी और हथियार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। राय बाघिन और उस सिपाही ने शिवाजी को सजदा किया और वापस लौट गए। कहर तलब खान ने राहत की सांस ली और राय बाघिन का शुक्रिया अदा किया। कहर तलब खान अपनी बची खुची सेना को लेकर वापस लौट गया। कहर तलब खान इतना सकपका चुका था कि उसने अपने मरे हुए सैनिकों की लाशें तक लेने से मना कर दिया। मृत सिपाहियों की लाशें वहीं पड़ी रहीं। कुछ ही पलों में सारा खिंड खाली हो गया। राजे और सारे मराठा जश्न मनाते हुए वहां आ पहुंचे। शिवाजी ने सभी मराठा सैनिकों की ओर देखा, और हां, ये अभी अंतिम जीत नहीं है। मुगल सेना दोगुने बल के साथ वापस आएगी। हमें आगे की रणनीति बनानी है, चलो। शिवाजी मुड़े, पर उनकी नजर मुगल सेना के मृतक सैनिकों पर पड़ी। उन्होंने माणकोजी से कहा, इन सभी मुगल सैनिकों की लाशें यहाँ धूल नहीं खानी चाहिए। नदी के पास ले जाकर दफना दो। एक भी सैनिक बचने ना पाए। इनके सेनापति की गलती की सजा इनकी आत्मा क्यों भुगतेगी? शिवाजी ने अपने घोड़े को वापस राजगढ़ की ओर मोड़ दिया। इस तरफ कहर तलब खान वापस शाइस्ता खान के पास लौट आया। उसके साथ राय बाघिन भी थी। शाइस्ता खान ये शिकस्त कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आग बबूला हो गया। उसने 2 दिन तक बिना खाए पिए सिर्फ एक ही बात की गांठ मन में बना ली कि आखिर शिवाजी को कैसे रोका जाए और उसे कैसे मौत के घाट उतारा जाए। शाइस्ता खान ने औरंगजेब को भी संदेशा भिजवा दिया। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को कहा कि जो मन पड़े करो, पर शिवाजी को जल्द से जल्द खत्म करो। जब तक शिवाजी जिंदा है, मुगलिया ताकत हिंदुस्तान में अपना परचम नहीं लहरा सकती। शाइस्ता खान, कहर तलब खान और राय बाघिन तीनों इस विचार में थे कि आखिर शिवाजी को कैसे हराया जाए। तो दूसरी ओर शिवाजी भी दुश्मन के किसी भी रणनीति से निपटने में पूरी तरह से तैयार बैठे थे। आखिर क्या होगा शाइस्ता खान का अगला बड़ा कदम, और कैसे शिवाजी उसे रोकने की चेष्टा करेंगे? जानिए अगले एपिसोड में।